हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित यह तीसरा प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग हिंदी से आने वाले 25 प्रश्न, साइंस से 20 और सोशल साइंस से आने वाले 20 प्रश्न को एक एक करके उसके व्याख्या के साथ देखेंगे। क्योंकि इसी प्रकार इसी पैटर्न पे परीक्षा में प्रश्न आने हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि इन सब्जेक्ट्स से जो प्रश्न आवे वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। हम अगले सेट में आपको रीजनिंग के भी प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। हम चलिए आइए देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम लोग क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। जो ऑप्शंस हमारे पास है 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर और 11 जून। इसमें सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी कि हिंदी दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी जो भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की है, या भारोपीय है, या फिर ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हिंदी जो भाषा परिवार है इसका यह भारोपीय है, यानी कुछ हिस्सा जो है इसका भारतीय भाषाओं के अंश है और जो है कुछ यूरोपीय भाषाओं से मिलते जुलते अंश है, इसलिए इसको जो है भारोपीय भाषा परिवार का अंग माना जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, चौथा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। कैसे कैसे हिंदी भाषा विकास करके आज हमारे पास हिंदी के रूप में मौजूद है। तो इसके लिए चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अभी जो आधुनिक रूप में हमारे पास हिंदी मौजूद है। तो ये सबसे इसका सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को आपके पास लेकर के आएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वह कौन सा विषय का जिक्र करता है। तो इसका 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो है वह कौन से हैं। जी हाँ, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हिंदी जो वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजन में, तो स्वर में जो अ आ ई हमारे स्वर वर्ण है उसमें अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो अंग और आह जो है यह अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी छठा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। एक एक बेसिक से शुरू करके और हिंदी के एक एक प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे इस सीरीज में। तो वर्णमाला कहते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे जो है वर्णमाला के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्ण यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण है उसका व्यवस्थित समूह जो है वह वर्णमाला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है। यानी ये जो हमारे पास वर्ण मौजूद है ऑप्शंस में, इनमें से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होती है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी आएंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क और ख ये दोनों जो है वो कंठ ध्वनियाँ के उच्चारण में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अल्प प्राण महाप्राण जो वर्ण आते हैं इनमें से अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कि क और ग जो है यह अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन जो है
10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यहाँ जो है यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञा वर्ण किस दो वर्णों के संयोग से मिलकर के जो है इसका उच्चारण होता है। तो कुछ संयुक्ताक्षर है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञा, तो इनमें से ज्ञा वर्ण जो है वह किन किन दो वर्णों के संयोग से मिल करके बने हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर प्रश्न का कि ज और या जो है ये इसके संयोग से मिल करके बने हैं ज्ञा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अघोष वर्ण कौन सा है। इन ऑप्शंस के हिसाब से जो अघोष वर्ण की श्रेणी में आएंगे तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 12वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स जो है दंत स, यह अघोष वर्ण के अंतर्गत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर हमें चयन करना है कि अन्वेषण जो शब्द लिखे गए हैं इसका सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कौन सा अन्वेषण का सबसे सही रूप है। तो इसका अगर सबसे सही रूप देखा जाए तो 13वां का ऑप्शन नंबर सी होगा कि अन्वेषण के लिए भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। इसमें जो शब्द पुनरुत्थान है उसका शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, यानी पुनरुत्थान लिखने का जो सबसे सही तरीका है वह कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह पुनरुत्थान जो लिखा है वो करेक्ट रूप में लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। जो हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद है उनमें से युधिष्ठिर का सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो इस पर अगर ध्यान दें तो युधिष्ठिर का जो सबसे करेक्ट वर्तनी लिखा है, जो सबसे शुद्ध वर्तनी है, वह भी ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है, यानी 15 नंबर प्रश्न का भी सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कहते कितने हैं, तो संधि को हम सभी जानते हैं कि संधि जो कहते हैं वह 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने जो है शब्द संधि के रूप में जाने जाते हैं। संधि के प्रकार यहाँ पूछा जा रहा है कितने प्रकार के संधि होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस प्रकार जो है कुल ऑप्शन नंबर बी यानी 3 संधि के प्रकार हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में जो है वह कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है। तो दयानंद यानी इसमें जो संधि इस्तेमाल हुआ है वह दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दया प्लस आनंद से मिलकर दयानंद बना है। तो दोनों आ है, ये दया का आ और प्लस आनंद का आ, यहाँ दोनों आ मिल करके जो है जो संधि बना दयानंद। तो इस प्रकार यह संधि जो है वो दीर्घ संधि है, अर्थात 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है। सदैव, तो सदैव में जो संधि का इस्तेमाल हुआ है स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रमुख संधि के जो प्रकार है इनमें से संधि का कौन सा ये जो है रूप है सदैव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सदैव सदा प्लस एव से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह जो है स्वर संधि का प्रयोग करके सदैव शब्द को बनाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निरर्थक में कौन सा संधि विच्छेद है। तो निरर्थक जो है दोस्तों वो संधि के जो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से विसर्ग संधि का एक प्रकार है। तो ये 19वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है कि निह प्लस अर्थक निरर्थक, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, निह प्लस अर्थक निरर्थक हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। निराशा जी, तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि निह प्लस आशा निराशा होगा। तो इसके लिए जो सबसे सही संधि विच्छेद है वो भी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि निह प्लस आशा निराशा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। महेश का सबसे सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा? तो इसका 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि महा प्लस ई मिल करके महेश बनेगा। यहाँ भी जो है आ प्लस ई मिल करके यह स्वर संधि का उदाहरण है। महा प्लस ई यानी महा हा का आ और ईस का ई मिल करके दोनों जो है स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ये जो शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं इसमें उच्चारण, दिग्गज, मन्यंतर और अधोगति, इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका 22वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह मन्यंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, यानी संधि का जो तीसरा रूप है जिसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं वो इसमें से किसमें प्रयुक्त हुआ है? 23वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी में जाना जाएगा। निह प्लस चल, निश्चल के रूप में जो है यह ऑप्शन नंबर डी जो है विसर्ग संधि का इस्तेमाल इसमें हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिगंबर में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो दिगंबर जो है दिग प्लस अंबर दिगंबर के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि प्रयोग होगा एक स्वर और एक व्यंजन के संयोग से बनेगा। तो इस प्रकार जो यह संधि होगा वह कौन सी संधि कहलाएगा? तो यह व्यंजन संधि कहलाएगा। सिर्फ स्वर स्वर का जब संधि होता है तो स्वर संधि कहलाता है, और स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर तीनों में, यानी जब दो वर्णों का जब संयोग होता है जिसमें से एक अगर व्यंजन है या दोनों व्यंजन हैं तो वह व्यंजन संधि कहलाएगा। जब दोनों स्वर होगा तभी वह स्वर संधि कहलाएगा। तो यहाँ दिग प्लस अंबर में जो है दिगंबर बनेगा, दिग प्लस अंबर मिल करके। तो क जो हलंत है यह व्यंजन वर्ण है और अंबर का अ जो है यह स्वर है, लेकिन चूंकि एक स्वर और एक व्यंजन मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करता है इसलिए दिगंबर में संधि व्यंजन संधि प्रयुक्त है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन हम लोग को करना है, यानी उस शब्द में संधि जो है प्रयुक्त नहीं किया गया है। तथापि है, तदाकार है, उसके बाद जो है तदैव है, फिर तदोप्रांत है। इसमें से कौन से शब्द में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो तदोप्रांत शब्द में जो है वो संधि का प्रयुक्त नहीं हुआ है। 25वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में इसे जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे जो है उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में जानते हैं। कि जिस शब्द के शुरू में आकर के कोई शब्द जो है उसके अर्थ में अगर परिवर्तन कर देता है तो उस शब्द को हम लोग कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में आके अर्थ को परिवर्तन करता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर 26 का जो सही उत्तर है कि शब्द के आदि में लगेंगे, यानी शब्द के शुरू में लगेंगे उपसर्ग और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर लिखते हैं एक शब्द माता यानी माँ, और उसके आगे अगर ये लगा दिया जाए वी माता, इससे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वी माता का अर्थ हो जाएगा सौतेली माँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि जो शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा प्रत्यय, अंग्रेजी में उसे कहेंगे सफिक्स, और जो शुरू में जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा उपसर्ग, और अंग्रेजी में उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। तो इसका 27वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जी, तो 28वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की प्र उपसर्ग जो है प्रयोग करके प्रख्यात शब्द को निर्माण किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे?
यानी अनुज शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे जो है अनुज शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द के रूप में जाना जाएगा। तो अगर इस पर ध्यान दें ऑप्शंस में हम लोग कि आ प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए अनुजा, अनुज से जो है यह यहाँ पर अनुज में अनुजा आ प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द जो है यह स्त्रीवाचक हो जाता है, अनुज जो है यह पुरुषवाचक शब्द है। तो इस प्रकार जो है ये शब्द में प्रत्यय आ जोड़ने से उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन आ गया अनुज शब्द में, तो इसी को प्रत्यय कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अस्पृश्य यानी जिसे छुआ जाता है और अस्पृश्य का जो है इसमें कौन सा उपसर्ग हम लोग जोड़ेंगे, यानी इसके आगे कौन सा शब्द जोड़ देंगे जिससे इसका अर्थ जो है उल्टा अर्थ हो जाएगा, अस्पृश्य का जो अर्थ है उसके उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो इसमें 30वां नंबर प्रश्न के ऑप्शन में ध्यान दें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अ जो अगर जोड़ देंगे हम लोग अस्पृश्य तो इससे जो है ये उसका अर्थ अस्पृश्य अस्पृश्य जो है उल्टा अर्थ में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो आचार शब्द से पहले जब उपसर्ग जोड़ते हैं अति तो उसका अर्थ क्या हो जाता है अतिचार यानी अत्याचार। तो अति उपसर्ग जोड़ करके जो शब्द बनता है अत्याचार जिसका अर्थ हो जाता है जुल्म। तो 31वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों जो ये हिंदी के प्रश्न हैं ये आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी और हितकारी साबित होगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद शब्द में जो उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग 32वां नंबर प्रश्न में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि अनु जो है वाद शब्द में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब हम लोग जो है उपसर्ग प्रत्यय के बाद जो जिस पर आधारित प्रश्न देखेंगे वह समास है। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर होता है। संधि जो है वो एक शब्द को के दो वर्ण को मिला करके संधि बनता है, यानी एक ही शब्द के दो अलग अलग वर्ण रहते हैं जिससे वो मिला देने से वह संधि बनता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि संधि जो है वो दो छोटे छोटे शब्दों को एक साथ मिला करके जो शब्द बन जाता है वो संधि से बनता है। लेकिन एक पूरे वाक्य के लिए जो एक छोटा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं समास। हम लोग देखेंगे इसमें समास के प्रकार कितने हैं और समास में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी हो वो सभी हम अभी देखेंगे इसमें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूरे वाक्य के लिए जो संक्षेप में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको समास कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिस समास में समास के 4 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और ये कर्मधारय समास। तो इस प्रकार जो है जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है तो कौन सा समास उसे हम लोग कहते हैं। तो इस 34वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रमधारय समास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो तो वैसा समास किस समास का उदाहरण है। वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है या फिर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है या फिर द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है 35वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि देशांतर में कौन सा
समास का प्रयोग किया गया है? जी, देशांतर में जो समास का प्रयोग हुआ है वह द्विगु है, तत्पुरुष है, क्रमधारी है या फिर बहुव्रीहि है। तो यहाँ पर देशांतर में ऑप्शन नंबर बी जो है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? 37वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दीनानाथ जो शब्द है, दीनानाथ शब्द में जो समास का प्रयोग हुआ है वह क्रमधारी समास का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इस 38वां नंबर शब्द प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जो समास बहुव्रीहि समास का जो शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है वह है पंचानन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में जो समास शामिल है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो है जो समास इस्तेमाल है वह है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर शब्द में जो समास शामिल है क्रमधारी है, बहुव्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है। तो इस 40वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि निशाचर में जो है वो बहुव्रीहि समास प्रयोग किया गया है। 40वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने अब तक 40 प्रश्न देखे हैं। यह प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, और यह प्रश्न पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी, दो जो प्रमुख धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपका जन्म जो है वह नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो स्वामी महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उससे पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर गुजरे हैं। तो महावीर स्वामी ने जो है ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत में अपना एक नया सिद्धांत जोड़ा था, उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य को जो है इन्होंने अपनी जोड़ा था। नेक्स्ट सवाल है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर एक ही धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय हैं। इनका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जब ये अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो कुछ लोग जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है यहाँ रुके थे, कुछ भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये दोनों का जब सम्मेलन हुआ उसी में दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे। जो श्रवणबेलगोला से आए थे वो और जो बिहार में जैन रह गए थे वो आपस में जो है अलग अलग ग्रुप बन गया। वे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाने गए, जो जैन धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आर्यों की सभ्यता किसे मानी जाती है? तो इस चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि आर्यों की सभ्यता, आर्य जो है जो माना जाता है कि आर्य का जो आगमन भारत में हुआ है वह मध्य एशिया से हुआ है, यानी जो अभी आधुनिक ईरान इराक का जो एरिया है वहाँ से आर्य भारत आए थे, और ये नवपाषाणिक युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी, ये वैदिक सभ्यता में आए थे। ऑप्शन नंबर सी चौथा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? तो आर्य का जो सबसे प्रमुख पशु था वह था गाय, यानी इसका ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जो प्राण त्याग का ये है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राण त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आप घर से जब निकले थे उसको महाभिनिष्क्रामन कहते हैं। प्रथम उपदेश जो दिए थे उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये महापरिनिर्वाण यानी आपकी जो मृत्यु का ये है यह सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम वचन
क्या कहलाता है? तो अभी हम बताए हैं आपको कि बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में वचन दिया गया था, प्रथम प्रवचन, उसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका बी सही उत्तर होगा। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से आने की संभावना है, हम उसको इसमें कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? जी, इस 8वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका सही जवाब है सम्यक चरित्र जो है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में अगर बात किया जाए तो आनंद एवं उपाली ये भी शिष्य रहे हैं, कश्यप ये भी शिष्य रहे हैं, सारिपुत्र एवं गौदरलायन यह भी ये इनके शिष्य रहे हैं। आनंद एवं उपाली शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य की बात हो रही है, तो ये भी इनके शिष्य है, ये भी शिष्य हैं और यह भी शिष्य हैं, अर्थात 9वां का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से जितने हैं वो सभी इनके शिष्य रहे हैं। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान अलग अलग संप्रदाय में हुआ? जिस प्रकार से जैन धर्म दो अलग अलग संप्रदाय में विभाजित है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। यह था कनिष्क का शासनकाल का समय था, यानी इसका बी सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इससे पहले 3 अलग अलग बौद्ध संगतियाँ हुआ है महात्मा बुद्ध के ये में जो है बाद बौद्ध धर्म का 4 संगीतियाँ हुआ है प्रमुख। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो पिछले प्रश्न में हम बताए थे, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह महाविनिष्क्रमण, जी, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण, प्रथम प्रवचन को जो है ये महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, और प्राण त्याग की घटना को जो है यह प्राण त्याग की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? जी, 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की जो स्थापना है यह सारनाथ में किया गया था और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन यह भी सारनाथ में ही दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है। सवाल है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? यानी बौद्ध धर्म का जो पतन भारत में हुआ है, इसका प्रमुख कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ब्राह्मणवाद में सुधार यह एक प्रमुख कारण है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सुधार लाया गया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार घटा। बौद्ध विहारों की संपत्ति है और बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग है और राजसी संरक्षण की कमी है। तो अगर नहीं की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि राजसी संरक्षण की कमी नहीं थी। सम्राट अशोक महान के शासनकाल को संरक्षण जो है, अशोक का संरक्षण बौद्ध धर्म को प्राप्त रहा है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को किसी राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध रहा है वह शाक्य कुल से आपका संबंध था, अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है कि गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन से हैं? तो वेदों की कुल संख्या जो 4 है, इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं
और 1028 सूक्त हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद ही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? जी, तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है ऋग्वेद के दौरान जो है लोग ऋग्वैदिक काल में जो है लोग पूजा करते थे, वह थे प्रकृति की पूजा थे, यानी प्राकृतिक पूजक लोग थे उस वक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। सवाल है कि ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था? तो ऋग्वेद के समय में जो समाज था या ऋग्वैदिक समाज जो था वह मुख्य रूप से पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी पिता की सत्ता वाला समाज था। तो पैतृक समाज कह सकते हैं, पितृ सत्तात्मक समाज कह सकते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का जो अर्थ है कर्म, पूजा, सुनना या फिर ज्ञान। तो वेद का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 18वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रथम किस वर्णन का उल्लेख किया गया है? जी, हम आपको अभी पीछे बताए हैं कि ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो इसके पुरुष सूक्त में जो है सबसे पहले जो मतलब सर्वप्रथम जो वर्ण का उल्लेख है वह ऑप्शन नंबर इसका 19वां का डी हो जाएगा कि शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय जो वैदिक काल के दौरान जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसमें भारतीय समाज जो है 3 वर्गों में बटा था। चार सामाजिक जो है 4 रूप से कैटेगराइज किया गया था। एक था जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये प्रमुख 4 रूप से जो है उस वक्त समाज कैटेगराइज था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 20वां है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 है। ऑप्शन नंबर ए 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि तो आंसू जो हम लोग के आंखों से निकलने वाला आंसू है, पानी है, उसमें जो पदार्थ शामिल रहता है वो सामान्य नमक रहता है, यानी इसका पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। NaCl उसमें शामिल रहता है जिसका जो है रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन के ये से जो है यह सोडियम क्लोराइड बनता है जो हमारे आंखों के आंसू में सामान्य नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है? तो जितने भी वनस्पति तेल हैं उसको घी में परिवर्तित करने के लिए जो है उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है उस फिर वनस्पति तेल को हम लोग घी में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम से प्राप्त होता है और इसका कार्य क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कार्य होता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो यानी डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार जो लोग जो है मूर्ति या प्रतिमा बनाते हैं तो फिर वहाँ पर चेहरे को बेहतर बनाने के लिए जो है नक्काशी करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे जो परीक्षा में आने के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर चौथा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, उसी प्रकार हम लोग को आकाश का रंग जो है यह नीला दिखता है। तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखता है? सूरज की रोशनी नीली होती है, गलत जवाब है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है श्वेत प्रकाश की किरण है, 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश के परावर्तन के कारण भी नहीं और अपवर्तन के कारण भी नहीं, बल्कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वायु में उपस्थित धूल कण आदि के द्वारा सौर किरणों का जो प्रकीर्णन होता है यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो घटना है जिसके वजह से ये हम लोगों को
प्रकाश ये वायुमंडल का रंग जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का जो मतलब सूर्य की प्रकाश जो 7 रंगों के मिश्रण है उसमें नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, और यही कारण है कि नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण वायुमंडल का मतलब ये हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरा हो या नींबू हो या कोई भी खट्टा फल हो। जी हाँ, संतरा, नींबू या कोई भी खट्टा फल हो उसमें जो है विटामिन सी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी जो है ये सामान्य सर्दी जुकाम में एंटी हिस्टामिन इसमें एक क्वालिटी होती है जिसके कारण ये सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का कार्य भी करता है। विटामिन ए जो है यह गाजर में, दूध में पाया जाता है, जिसके वजह विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और ये अगर हम लोग गाजर और दूध वगैरह का या पालक का हरी सब्जियों का सेवन करते रहते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है, और इस वजह से जो है हमें उससे मतलब उस बीमारी से हमें जो है छुटकारा मिलता है। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है सूर्य प्रकाश की किरण, और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नामक रोग होता है, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, और हम लोग को इस रिकेटस की जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए क्या है कि अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहते हैं तो वो हमें विटामिन डी का प्राकृतिक रूप से उपलब्धता बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ को सहायता प्राप्त कहाँ से होती है? चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ पाते हैं, या फिर चमगादड़ को की आंखों से अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि चमगादड़ जो है जब उड़ते रहते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो वहाँ पर क्रिएट करते हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव के वजह से क्या होता है कि वो अपना इको खुद सुनते हैं। तो जब वो अल्ट्रासोनिक वेव जब आप देखते होइएगा कि आपके रूम के अंदर में चमगादड़ जब आता है तो वह गोल 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 पूरे रूम में घूमता है, और फिर अचानक से वेंटिलेटर या खिड़की या मुख्य द्वार होकर के वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो हर एक क्षण जो है क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता रहता है और उसके अपना इको सुनाई देता है, यानी उसकी आवाज़ जो टकरा करके ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो सुनता है। तो जहाँ पर ध्वनि का परावर्तन वो सुनता है तो उसे लगता है कि आगे रुकावट है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है, और इस प्रकार वो दीवार से टकराने से बचता है। लेकिन जब उसे ध्वनि के परावर्तित आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है तो उस रास्ते में वो आगे बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ वो वेंटिलेटर की जगह होती है या खिड़की का जगह होता है या फिर गेट का जगह होता है जहाँ से आवाज़ टकरा के वापस नहीं आ पाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से ऐसा संभव हो पाता है। मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता है वह मनुष्य का है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन पाता है। उससे अधिक जो है इंफ्रासोनिक और उससे 20,000 से अधिक की जो है अल्ट्रासोनिक वेव है, इसे मनुष्य की कान नहीं सुन पाता। मनुष्य के कान की जो सुनने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य का कान आसानी से सुन पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप इससे ये पता चले कि कितनी तैयारी हो पाई है। सवाल 7वां है कि एल्युमिनियम की प्राप्ति हमें किस खनिज से हो पाती है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क इनमें से कौन सा है? जी हाँ, एल्युमिनियम का अयस्क जो है इसमें से कौन सा है? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति जो हमें होती है मुख्य रूप से वो बॉक्साइट से होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 7वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एल्युमिनियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? बॉक्साइट से। एंथ्रेसाइट जो है ये एंथ्रेसाइट जो है यह कोयले का सर्वोत्तम किस्म है। 90% तक कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में जो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है विद्युत का वह किस प्रकार से जोड़े जाते हैं? तो घरों की जो वायरिंग होती है घरों में विद्युत का वह मुख्य रूप से समांतर क्रम में होता है। चूँकि श्रेणी क्रम में अगर हम वायरिंग करें घर का तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वह जाकर के सभी प्रतिरोध का योग हो जाता है। यानी अगर R1 और R2 प्रतिरोध जोड़ दें
तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इस वजह से प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमारा जो भी उपकरण है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, किसी को सफिशिएंट वोल्टेज मिलेगा तो किसी को सफिशिएंट पूरा वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो भी हमारे घरों की वायरिंग होती है उन सभी को हम लोग समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। समांतर क्रम में संयोजन करने से बेनिफिट्स ये होता है कि प्रतिरोध घटता है और जिस उपकरण को जितने मात्रा की पावर की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंगली उसे पावर मिल जाता है। तो घरों का सभी वायरिंग किस प्रकार का होता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जो है वो कम होता है और जो श्रेणी क्रम में होता है वह सभी प्रतिरोध का योग होता है, इसलिए श्रेणी क्रम में घर की वायरिंग नहीं की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि लोहे में जंग लगना यह किस प्रकार की क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना दो प्रकार की क्रिया होती है मुख्य रूप से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि याद रखिएगा फिजिकल चेंज बोलते हैं भौतिक परिवर्तन को। जैसे भौतिक परिवर्तन जब हो गया तो फिर पुनः वापस उस स्टेज में लौट आता है। यानी कि अगर फुटबॉल में हवा जो है उसका निकाल दिया जाए तो फुटबॉल का आकार चेंज हो जाता है, लेकिन पुनः वापस से अगर हम उसमें हवा जो है उसके क्षमता के मुताबिक भर दें तो फिर वह गोल अपने शेप में आ जाता है। उसी प्रकार अगर किसी रबर को हम लोग खींच करके लंबा कर देते हैं, फिर जब वो खिंचाव छोड़ते हैं तो रबर वापस पुनः अपने शेप में आ जाता है। गूथे हुए आटा, गीले आटा को जब हम लोग दाब लगा देते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन हैं, जैसे यानी पानी से बर्फ बन गया पुनः बर्फ से पानी बन जाता है, तो इस प्रकार की जितनी भी परिवर्तनें हैं जिसमें जो है वापस अपने मूल रूप अवस्था में लौट सकता है पदार्थ, तो वो भौतिक क्रिया या भौतिक परिवर्तन जाना जाता है। लेकिन जब एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा वापस उस अवस्था में नहीं लौट पाएगा, वैसी क्रिया को रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो लोहे में जंग लगने का जो उदाहरण है यह एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दूध से दही का जमना भी क्या है, रासायनिक क्रिया है, क्योंकि एक बार जब दूध से दही बन गया तो फिर पुनः हम लोग दही को दूध नहीं बना पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि विद्युत के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है, अब तो एलईडी बल्ब चलते हैं, एलईडी का पूरा नाम याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं एलईडी को। और पहले जो है जो अभी मतलब जो 100 वाट का बल्ब आता है लाल रंग की रोशनी देने वाला, तो वो बल्ब का जो फिलामेंट वाला वायर होता है वो फिलामेंट किसका बना रहता था, टंगस्टन के वायर का, क्योंकि टंगस्टन के वायर का जो है वह प्रतिरोध भी उच्च होता है तथा उसका गलनांक भी उच्च होता है, वो जल्दी पिघलता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो किस बल्ब का हो रहा है, एलईडी का। पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। उससे पहले सीएफएल बल्ब का इस्तेमाल होता था, जो आप वाइट कलर का ही बल्ब देखते थे। तो सीएफएल बल्ब जो है मरकरी के टाइप का बल्ब, छोटा छोटा, क्लोरोफ्लोरो लैंप नाम था। अब एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है। हम लोगों ने 10 प्रश्नों को अब तक कवर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे आपसे नहीं छूटेंगे और इस पर आधारित कोई भी प्रश्न। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जावेगी, पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावेगी तो क्या होगा। तो पृथ्वी पर से अगर किसी चट्टान को चांद पर ले जाया जाएगा तो उसके भार में आभासी कमी आएगी। कि आभासी कमी का अर्थात यह है कि पुनः अगर हमको उसे पृथ्वी पर लाएंगे तो वह वापस उस अवस्था में आ जाएगा, यानी उसका भार जो है उतना ही होगा जितना हम ले जाने के वक्त था। तो आभासी कमी आएगी कितना, तो पृथ्वी पर अगर हम 6 केजी का कोई चट्टान को चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो वहाँ वो 1 केजी का हो जाता है, यानी 1/6 भार ही रह जाता है। पृथ्वी पर के किसी वस्तु का कितना भार रह जाता है चंद्रमा पर, 1/6। अगर 36 केजी का कोई सामान लेके जा रहे हैं तो वहाँ केवल वह भार में उसके आभासी कमी आ जाएगी और वह 6 केजी का ही प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा कि बी नहीं, उसके भार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर के रूप
में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन दिया? तो यह नियम हम सभी जानते हैं कि एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो जो कुपोषण होता है यानी शरीर के अंग जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, तो कुपोषण में मुख्य रूप से जो है वह प्रोटीन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कुपोषित जो भी मतलब बच्चा होगा तो उसमें क्या प्रोटीन की सबसे अधिक कमी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 14 है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आ जाता है, यानी अगर पृथ्वी पर कोई पिंड गतिशील है तो वह विराम की अवस्था में क्यों आ जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी पिंड अगर गतिशील होता है या पृथ्वी पर अगर हम लोग आसानी से चल पाते हैं तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक बल कार्य करता है जो कि हमारे गति के सतह पर गति के विपरीत दिशा में, कहाँ? गति के सतह पर और गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग घर्षण बल के नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु विराम में आ जाता है। अगर घर्षण बल नहीं हो तो जो वस्तु गति में रहेगी वो गति में ही रहेगी, कितना भी हम उस पर बल लगाएंगे वो वस्तु नहीं रुकेगी। घर्षण बल ही है कि हम पैडल मार करके जब साइकिल को छोड़ देते हैं तो धीरे 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 करके साइकिल रुक जाती है। अगर घर्षण बल ना हो तो क्या होगा कि साइकिल नहीं रुकेगी, ब्रेक लगाएंगे ब्रेक नहीं लगेगा। ये घर्षण बल ही है जो गति की, अगर वस्तु इस डायरेक्शन में यानी नॉर्थ की तरफ गति कर रहा है तो घर्षण बल उसके साउथ की तरफ बल लगाता रहता है और उससे रोकने का प्रयास करता रहता है। तो यही कारण है कि कोई भी गतिशील पिंड आसानी से विश्राम में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 15 है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर 16 के निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? वायुमंडल में हवा जो है वो गैसों का मिश्रण ही है और सबसे अधिक जो है हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 0.03% और बाकी जो है अन्य जितने भी गैसेज हैं वो सभी 0.97% में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन तो सबसे अधिक पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाता है, क्रिप्टन भी पाया जाता है, क्लोरीन मुख्य रूप से मतलब फ्री स्टेट में वायुमंडल में हवा के रूप में हवा में नहीं पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। इसे हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करके रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के द्वारा होता है? तो पॉलीथीन का जो उत्पादन है मुख्य रूप से वह इथिलीन से बनता है और इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 17 का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर 18 के गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि, यानी गुब्बारों में हाइड्रोजन फिल ना करके हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर की ओर चलने से पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे पहले कमेंट कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए कि आपने अब तक कितने सवालों का सही जवाब किया है। 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा कि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है और यही कारण है कि हम लोग हीलियम को भरना गुब्बारे में आसान होता है, हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 19 है कि ओम का नियम किस राशि की मात्रक लिया गया है? ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो ओम का नियम याद रखिएगा, विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा चैप्टर में। ओम का नियम कहता है कि किसी निश्चित तापमान पर, क्या कहता है? किसी निश्चित तापमान पर जो है किसी परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। निश्चित तापमान पर किसी परिपथ से होने वाली धारा जो है
उसके दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। और वहीं पर हम लोग प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक के रूप में R लगाते हैं, तो V = IR होता है। R जो कि रेजिस्टेंस है और इसका जो है इसे प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो किस राशि का मात्रक निकलता है? प्रतिरोध का मात्रक हमें निकल करके आता है किससे? ओम के नियम से। ओम के नियम से किसका मात्रक निकल कर आता है? प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर इसका बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, तो यह उपतारा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर किए हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए चलते चलते रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।